हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने सीएसएस को। अभी तक हम एचटीएमएल को क्रिएट कर चुके हैं, सीख चुके हैं अच्छे से, और अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना भी हमें आ चुका है। लेकिन अभी जो वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं वो सुंदर नहीं लग रही है। ना ही उनके अंदर कोई कलर प्रेजेंट है, ना उसके अंदर कोई फॉन्ट प्रेजेंट है। वो सिंपल सी एक नॉर्मल सी वेबसाइट लग रही है जहां पे सिर्फ कंटेंट लिखा गया है। लेकिन अगर हमें अपनी वेबसाइट को सुंदर बनाना है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, वही आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौत के खेल को। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो, बेस्ट लेक्चर ऑफ सीएसएस। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे, और मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं आज आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा। चलिए आते हैं स्क्रीन पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा भैया, ये है इसकी फुल फॉर्म, पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि कास्केडिंग का मतलब क्या होता है। स्टाइल शीट का मतलब ये है कि मुझे अपनी जो भी एचटीएमएल फाइल है उसको मुझे सुंदर बनाना है। तो चलो सीधा चलते हैं अपने कोड पार्ट पे और वहीं से सीखना शुरू करते हैं। तो इसको खोल दिया है मैंने वीएस कोड के अंदर, और इस तरीके से हमारी फाइल नजर आ रही है। अभी तक हम एचटीएमएल पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो एचटीएमएल की सारी फोल्डर को मैं क्लोज कर देता हूं। और अब हम आ जाते हैं आज अपना सीएसएस फोल्डर बनाना स्टार्ट। और इसके अंदर आज हम अपनी फर्स्ट फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं लिख देता हूं inline.html। ओके, ये क्यों लिखा अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो दोस्तों, इन फाइल को क्रिएट करने का बहुत सारे तरीके हमारे पास प्रेजेंट है कि कितने तरीकों से मैं अपनी सीएसएस को लगा सकता हूं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपना बॉयलर प्लेट कोड को ले आते हैं और यहां पे हम बना रहे हैं एक जिम की वेबसाइट। तो मैं H1 लिख देता हूं जिम वेबसाइट। और जैसे मैंने ये लिखा, अब हम आगे का काम को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमारे पास होगा कि भैया आप एक्सरसाइज यू हैव टू डू। तो यहां पे मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूं जिसके अंदर मेरे पास लिस्ट के अंदर एक्सरसाइज प्रेजेंट होगी कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे बाइसेप्स हो गई, लेग्स हो गए, हम बताएंगे कि आपको चेस्ट करना है, आपको शोल्डर करना है। और इस तरीके से मैं इसके अंदर अभी कंटेंट डाले जा रहा हूं बस। और क्या क्या करते हैं हम जिम में? ट्राइसेप। कौन कौन बच्चा जिम जाता है एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। हाँ भैया, हम तो जाते हैं, बस बॉडी नहीं बन रही है। और एक होती है हमारी बैक की एक्सरसाइज। और डाइट हमें क्या फॉलो करनी है उसको भी लिख देते हैं। तो डाइट का भी हम दो बना देते हैं, एक वेजिटेरियन के लिए और एक नॉन वेजिटेरियन के लिए। वेजिटेरियन। तो यहां पे मैं एक और ऑर्डर लिस्ट बना देता हूं जिसके अंदर मैं लिख दूंगा कि भैया अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर खा सकते हैं, आप सोया खा सकते हैं, या फिर आप टोफू खा सकते हैं प्रोटीन को लेने के लिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, ये तो ऑलरेडी हम सीख रहे हैं यार, नॉन वेजिटेरियन अगर आप हो तो आपको क्या डाइट फॉलो करनी है। तो यहां पे मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं कि भैया आपको चिकन खाना है, आपको एग खाने हैं, और आपको क्या खाना है? मटन। चलिए, तो हमने एक वेबसाइट यहां पे क्रिएट कर दी है जिसको मैं एक बार ओपन विद लाइव सर्वर अगर करता हूं तो हमें हमारी वेबसाइट नजर आ जाएगी कि अभी हमारे पास एक सिंपल सी वेबसाइट है जिसके अंदर कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह नहीं हो रही है, कोई भी कलर वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब मैं इसको सुंदर कैसे बना सकता हूं? ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इसके अंदर इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो ये जिम वेबसाइट जो मैंने लिखा है, इसके बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करना चाहता हूं। तो देखो, अगर मुझे इस पे अगर सीएसएस अप्लाई करनी है तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टाइल। हाँ, अब यहां पे आपको देना पड़ता है प्रॉपर्टी का नाम कि भैया आप क्या करना चाहते हैं। मैं इसके बैकग्राउंड कलर को, देखो आपको उसने खुद ही ऑप्शन दे दिया कि मैं इसके बैकग्राउंड कलर को क्या बनाना चाहता हूं। मेरे पास इतने सारे कलर के ऑप्शन उसने दे दिए। तो मान लो मैंने सिलेक्ट कर दिया एक्वा, तो मैंने कहा इसके बैकग्राउंड कलर को क्या बना दो? एक्वा बना दो। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो अब आपकी वेबसाइट का जो हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कलर का बन चुका है। तो इसको कहते हैं हम इनलाइन सीएसएस को अप्लाई करना।
ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि मेरा H2 है, इसके अंदर भी अगर मुझे CSS अप्लाई करनी है तो स्टाइल का प्रयोग करो, तो ये हो जाएगी आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो प्रॉपर्टी हो गई मेरा बैकग्राउंड कलर, और इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूं ये वाला। तो इस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं हम इनलाइन CSS, जहां पे मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके डायरेक्ट CSS अप्लाई करता हूं उसी के सामने जाके। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका एग्जांपल, इनलाइन CSS का। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं इनलाइन CSS ताकि आपको याद रहे। अब इसके अंदर और भी हमारे आते हैं, क्या क्या आते हैं। अब इसके अंदर आता हमारे पास एक और आता है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS हम कैसे लगाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया। तो जो मैंने अभी इनलाइन CSS लगाई थी इसको मैं हटा देता हूं, इनलाइन CSS को हटा दो। ओके, और एक और बना देता हूं फाइल जिसका नाम मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल CSS। तीन टाइप से हम CSS को लगा सकते हैं, external.html। तीन फाइल मैंने बना दी है। ओके, तो पहले हम जानते हैं इंटरनल HTML में हम क्या करते हैं। ओके, तो यहां पे हम CSS को कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना, आपको एक हेड सेक्शन के अंदर जाके स्टाइल टैग को यूज करना है, और अब आप यहां पे CSS प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। मान लो मुझे इस जिम वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को ब्लू करना है, तो कैसे मैं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे ये जो एलिमेंट है, ये तो H1 तो होता है टैग, हाँ, और जो ये पूरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि भैया ये जो H1 है इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर दो। तो मैं यहां पे बोलूंगा भैया आपको सेलेक्ट करना है, तो H1 इसके बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, ब्लू कर दो, जो भी मैं इसका करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने ये किया, और इसको अगर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं तो आप देखोगे इसके बैकग्राउंड कलर ब्लू मार्क हो चुका है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इंटरनल CSS। इनलाइन में मैं डायरेक्ट उस एलिमेंट पे जाके ही CSS लगाता था, लेकिन यहां पे हम कहां पे जा रहे हैं, यहां पे हमने एक सीट बनाई है स्टाइल टैग, और यहां पे सबसे पहले मुझे H1 के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। इस एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद जो भी मैंने मुझे उसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसको मैं लगा सकता हूं कि प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। ओके, हाँ, मान लो मुझे H2 के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं H2, हाँ, फिर वही पहले H2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बैकग्राउंड कलर को मैं जो मार्क करना चाहता हूं, मान लो इसके बैकग्राउंड कलर को हम करना चाहते हैं एंटिक व्हाइट, तो जैसे ही मैंने इसका एंटिक व्हाइट करा तो आप देखोगे H2 का कलर चेंज हो चुका है, इसका भी और इसका भी, क्योंकि H2 क्या थे, दो थे, ये भी H2 टैग है, इसका भी चेंज हो गया, और ये भी H2 था, इसका भी चेंज हो गया, इसलिए आपको दो दो चेंजेस दिख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, H2 के बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, एंटिक व्हाइट कर दो, इतने आसान तरीके से। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इंटरनल CSS। ओके, हाँ, अब एक्सटर्नल CSS हम किसको कहते हैं। अब एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, हम अपनी इस फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करते, यहां पे हम इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। हम एक एक्सटर्नल सीड बनाएंगे, एक अलग से CSS फाइल, तो इसका नाम रख देते हैं हम style.css। इस फाइल के अंदर मैं कोड लिखूंगा CSS का। ओके, हाँ, लेकिन पहले मुझे उसको इसके साथ लिंक कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस फाइल को थोड़ी ना पता है कि ये CSS यहां पे लिखी गई है। तो सबसे पहले मुझे उसको लिंक कराना पड़ेगा। तो लिंक मैं जैसे ही लिखूंगा तो ये होता है रिलेशनशिप स्टाइल सीट है हमारी, हाँ, और उसका आप लिंक दे दीजिए। तो मैंने बोल दिया style.css के साथ मैंने उसको लिंक करा दिया है। अब सेम वहां पे कि मुझे इस H1 के बैकग्राउंड को मान लो अब पिंक करना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा, H1 टैग को सिलेक्ट किया, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है बैकग्राउंड कलर, और मैंने यहां पे पिंक कर दिया। जैसे ही आप यहां पे पिंक करते हो, एक्सटर्नल वाले को देखोगे, इसको अगर ओपन विद लाइव सर्वर करोगे तो आपको दिखेगा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक मार्क हो चुका है। सेम मैं आगे भी कर सकता हूं, मान लो मुझे H2 के बैकग्राउंड कलर को, जो ये H2 है इसके बैकग्राउंड कलर को अगर चेंज करना है तो इसको कैसे कर सकता हूं, पहले लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और क्या करना चाहता हूं वो मुझे बोल देगा। तो मैंने कर दिया एक्वामरीन, इसके बैकग्राउंड कलर को कर दो, तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन हो चुका है। तो आज हमने देखे कि हम कैसे इनलाइन CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल वहीं पे जाके। इंटरनल CSS के लिए हमें स्टाइल टैग का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बाद मैं वहां लिखता हूं, और एक्सटर्नल CSS में मैं एक्स्ट्रा फाइल बनाता हूं CSS में, और वहां पे मैं अपनी CSS को लिखता हूं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप CSS को अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया इन तीनों में से बेस्ट मेथड हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा टाइम। तो दोस्तों, हम इनलाइन और इंटरनल को बहुत कम यूज करते हैं, सबसे कम तो इंटरनल वाला ही आपका यूज होता है, सबसे ज्यादा आप इसी एक्सटर्नल वाले को यूज करेंगे। किसको, इस एक्सटर्नल वाले को। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये, हाँ,
तो अभी तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। मान लो मुझे इसके फॉन्ट साइज को अगर चेंज करना है, 30 पिक्सल कर दिया, फिर मैंने और भी CSS प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, तो आपका जो HTML फाइल है वो कितनी क्लटर्ड लगेगी, कितनी भरी भरी लगेगी। अभी तो मैंने सिर्फ इस पे लगाया, फिर मैं इस पे भी लगाऊंगा, फिर इस पे भी लगाऊंगा, इस पे भी, हर किसी पे अगर मैं लगाते जाऊंगा तो मेरी जो फाइल होगी उसमें HTML के अलावा CSS भी वहीं पे दिख रही है, और कोड पढ़ना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एक ही वाले के ऊपर हम मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अभी तो मैंने इसके फॉन्ट के साइज को करा, क्या पता मैं इस पे बॉर्डर लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, तो भाई मेरा कोड यहां पे बढ़ता जाएगा, CSS यहां पे बढ़ती जाएगी, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। ओके, हाँ, क्विक चेक के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभी मैं नहीं चाहता यार एक्सटर्नल फाइल बनाऊं, थोड़ा मोटा मुझे चेंजेस को देखना है, उसके लिए मैं सिर्फ इनलाइन HTML का यूज कर लेता हूं, सॉरी इनलाइन CSS का इस्तेमाल कर लेता हूं। ओके, अब इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? अब इसका प्रयोग इसलिए नहीं करते, सेम वही, एक तो आप इसी फाइल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, हाँ भैया, पर ये कोड तो साफ है, पर अगर आप इसकी और इसकी एडवांटेज देखेंगे, आप सेम फाइल को किसी और HTML फाइल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे जो मैं इंटरनल HTML लिखूंगा, ये जो CSS अप्लाई होगी वो सिर्फ इसी HTML पेज के लिए अप्लाई होगी, लेकिन जब मैं एक्सटर्नल CSS की बात करता हूं तो सेम CSS फाइल मल्टीपल जगह इस्तेमाल हो सकती है। मैं अगर एक और फाइल बना दूं यहां पे HTML की, कोई भी contact.html, और इसको उसके साथ इंटीग्रेट करा दूं, तो सेम CSS फाइल उसके साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगी। मतलब मान लो मैंने एक बना दिया contact.html, और यहां पे मैंने लिख दिया H1 हेलो कोडर आर्मी, और यहां पे मैंने उसको लिंक करा दिया इस वाले स्टाइल CSS को, मैं इसके साथ भी इंटीग्रेट करा सकता हूं। तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं, तो आप देखोगे ये CSS प्रॉपर्टी इसके साथ भी अप्लाई हो गई, जबकि मैंने इसको यहां, ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर रखा था, पिंक कर रखा था, किसका, H1 का, तो वो इसके साथ भी अप्लाई हो जा रही है और इसके साथ भी अप्लाई हो जा रही है। तो मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि हम एक्सटर्नल CSS को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो मल्टी पेज वेबसाइट अगर आपकी है, मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर आपके पेज के अंदर प्रेजेंट है, तो आप सेम फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरनल HTML की बात आएगी तो वो सिर्फ उसी पेज पे इस्तेमाल हो सकती है, दूसरे HTML पेज पे वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। तो आई होप आज आपको इन तीनों में क्लैरिटी आ गई होगी। सबसे ज्यादा हम एक्सटर्नल CSS का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम इनलाइन का, और बहुत ही कम आप देखोगे कि हम इंटरनल .html का प्रयोग कर रहे होंगे। ओके ओके सर, अब यहां तक हमें कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे सेलेक्टर की, कि सेलेक्टर क्या होते हैं और इनका यूज केस क्या है। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले इन सारे को बंद कर देता हूं, हाँ, और एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूं index.html, और एक रख देता हूं मैं CSS फाइल styler.css। तो index.html के अंदर मैं कौन सा कोड लिखने वाला हूं, यही इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया और इस वाली फाइल को इसके साथ इंटीग्रेट करा देता हूं कि यहां पे हम स्टाइलर वाले को यूज कर रहे हैं। चलिए, अब सेलेक्टर क्या होते हैं। मान लीजिए अभी हमने जो एक सेलेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके कहते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर, कि मैं किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, उसके टैग के बेसिस पे। जैसे मैं यहां पे कह सकता हूं कि भैया मैं H1 वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं H2 वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं अनऑर्डर लिस्ट वाले को सेलेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं लिस्ट वाले को सेलेक्ट कर रहा हूं, और उसके बेसिस में मैं उसके अंदर CSS अप्लाई कर रहा हूं। जैसे अभी तक हमने देखा कि मैंने H1 वाले टैग को सिलेक्ट किया, हाँ, अब यहां पे मैं उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि उसके बैकग्राउंड कलर को पिंक कर दो, तो आप देखोगे उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूं तो आपको ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बाकी को मैं बंद कर देता हूं, ये देखिए इसका ये कलर पिंक आ गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको भी देख सकते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, या फिर हम इसको टैग सेलेक्टर भी बोलते हैं, कि टैग के बेसिस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। आप सिर्फ H1 को ही नहीं, आप बाकियों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप अनऑर्डर लिस्ट को वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं टैग के बेसिस में, तो अनऑर्डर लिस्ट, उसके बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर दो एक्वामरीन पे। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर अनऑर्डर लिस्ट का एक्वामरीन हो चुका है। तो इसको हम क्या करें कि हम टैग के बेसिस में एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं, H2 को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो आपको यहाँ पे लिखना एलिमेंट, और ये ब्रैकेट आएंगे कर्ली वाले, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का नाम और किस प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करना है। इवन आप यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह भी दे सकते हैं। अभी हम फॉन्ट साइज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि इसके फॉन्ट साइज को 30 पिक्सल कर दो, मान लो इसको 100 पिक्सल कर दूं,
तो आप देखोगे बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा कि मैं किससे एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ, टैग के बेसिस में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं और किस किस के बेसिस में सेलेक्ट कर सकता हूँ, अभी तो हमने देखा। मान लो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है सिर्फ इस H2 वाले को, सिर्फ इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे H2 दो है ना, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दूं कि H2, हाँ, उसके बैकग्राउंड कलर को मान लो हम करना चाहते हैं ब्लू, लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ इसी पहले वाले H2 का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, इसका ना हो। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो इसमें तो दोनों का हो गया, क्योंकि H2 क्या है, H2 ये वाला भी था, हाँ, और ये भी वाला भी था, तो दोनों का कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी का हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इस H2 को मैं दे सकता हूं एक आईडी का नाम, और आईडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईडी आपकी हमेशा यूनिक होगी पूरे HTML पेज में। ओके, हाँ, तो इसको अगर मैंने लिख दिया कि इसका नाम मान लो मैंने आईडी में दे दिया फर्स्ट, हाँ, तो मैं आईडी के बेसिस में इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मान लो अब मैं ये ना करते हुए मैं आईडी के बेसिस में सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। सबसे पहले हमने किसके बेसिस पे सिलेक्ट किया? हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया था किसके बेसिस में? टैग या एलिमेंट सिलेक्टर। अब हम आईडी के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, आईडी बेस सिलेक्शन। तो आईडी बेस में क्या होगा कि मैं इस H2 वाले को सिलेक्ट कर सकता हूं। कैसे करेंगे? आईडी को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको हैश लगाना है और जो आपके आईडी का नाम है, इस तरीके से हम आईडी के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं बैकग्राउंड कलर को मार्क कर सकता हूं, क्या? ब्लू। तो आप देखोगे उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। हमने ये देखा सिर्फ इसी का बैकग्राउंड कलर ब्लू हुआ है। तो आप किसी को भी आईडी दे सकते हैं। मान लो अगर मैं किसी और को आईडी देना चाहता हूं, मान लो मेरे पास दो अनऑर्डर लिस्ट है, ये वाली भी है, नीचे वाली भी है। तो मान लो मैं इस वाली अनऑर्डर लिस्ट के बैकग्राउंड कलर को पिंक करना चाहता हूं, सिर्फ इसी वाली के, तो मैं इसको एक आईडी दे सकता हूं और इसका नाम कुछ भी आप रख दें। मान लो मैंने इसको सेकंड दे दिया, तो मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस एलिमेंट को। कैसे करूंगा? तो वही आपको क्या करना है, हैश, हाँ जी, जो भी उसका आईडी का नाम है। तो आईडी को हम हमेशा एस के बेसिस में सेलेक्ट करते हैं, तो हैश आईडी, ये इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहता हूं? पिंक करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने ये पिंक करा, आप देखोगे यहां पे इसका कलर पिंक हो चुका है। इतना आसान तरीका है। ओके, हाँ। अब अगला कौन सा आता हमारे पास? मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया हैश बेस्ड सिलेक्शन। ओके, अगला मैं सिलेक्ट कर सकता हूं एलिमेंट को क्लास बेस पे। किसके? क्लास बेस्ड सिलेक्शन। क्लास बेस्ड सिलेक्शन का मतलब क्या है? मान लो यहां पे जो अभी हमारी वेबसाइट है, हाँ जी, अभी तो इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है। मैं यहां पे चाहता हूं कि ये जो H1 है और ये जो नीचे वाली अनऑर्डर लिस्ट है, इसके बैकग्राउंड कलर को क्या करना है हमें? इसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करना है। किसके? इस H1 के और इस अनऑर्डर लिस्ट के। तो इसको मैं क्लास दे सकता हूं, क्लास रिपीट हो सकती है। तो इसको मैंने क्लास थर्ड रख दिया और इसको भी मैंने क्लास थर्ड का पार्ट ही रख दिया। ओके, हाँ, तो इसका क्लास भी थर्ड है, इसका क्लास भी थर्ड है। ओके, क्योंकि क्लास रिपीट हो सकती है, क्लास को हम यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए। ओके, तो थर्ड थर्ड। तो क्लास को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? क्लास को सिलेक्ट करने का तरीका है पहले डॉट, फिर जो भी आपका क्लास का नाम है, उसके बाद आप वहां पे बैकग्राउंड कलर को दे सकते हैं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना चाहता हूं दोस्त। तो आप देखोगे इसका और इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। तो कई बार आपके सामने सिचुएशन आएंगी, मैक्सिमम टाइम आप देखोगे हम क्लास और आईडी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे होंगे। तो क्लास हो गया किसके लिए? ग्रुपिंग के लिए, जब मुझे कुछ कुछ चीजों को ग्रुप करना है वहां पे। ऐसे ही मैं यहां पे और भी कर सकता हूं। मान लो क्या मैं आइडियल क्लास दे सकता हूं? हाँ जी, मान लो मैंने इसको दे दिया फोर्थ, और मान लो मैंने, सॉरी, इसको ना देते हुए इसको दे देते हैं, और इसको भी मैंने क्लास दे दी फोर्थ। क्या एक एलिमेंट को क्लास आईडी दोनों मिल सकती है? हाँ, क्लास भी मिल सकती है, आईडी मिल सकती है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं कि डॉट फोर्थ, और उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकता हूं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करना है? लिख दो जो भी आपको देना है। मान लो आपको एज़ोर देना है, तो एज़ोर उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। एज़ोर अभी हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही लाइट कलर है, तो थोड़ा सा कुछ अलग सा लेते हैं, ब्लू वायलेट रख देते हैं। तो आप देखोगे इसका भी और इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम क्लास बेस भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पे अप्लाई करेंगे ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन। किसमें? ग्रुप के बेस में सिलेक्शन। ये भी आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन मतलब भैया
मान लो मैं यहां पे चाहता हूं कि जो H1 टैग है उसके बैकग्राउंड कलर को भी ब्लैक करना है, हाँ, और जिनकी क्लास फोर्थ है, जिसकी क्लास क्या है, फोर्थ है, उनके बैकग्राउंड कलर को भी वही करना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मुझे किसको सेलेक्ट करना है? इस वाले को, ठीक है, इस वाली क्लास को सिलेक्ट करना है, इस H1 एलिमेंट को। तो H1 एलिमेंट को कैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूं, H1 को मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और किसको करना है मुझे? मान लो मुझे क्लास फोर्थ, जिसके क्लास में फोर्थ लिखा है, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। तो कॉमा लगा के आप फोर्थ लिख सकते हैं, पर वो क्लास बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है तो डॉट फोर्थ। तो अब आप यहां पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर मान लो आप कुछ देना चाहते हैं एक्वा, तो आप जैसे ही यहां पे आएंगे तो इनके बैकग्राउंड कलर क्या हो चुके होंगे? एक्वा हो चुके होंगे, इसका भी और इसका भी। तो यहां पे मैंने क्या किया? ग्रुप बेस्ड मैंने H1 पे भी लगा दिया, हाँ जी, और जिसकी क्लास 4 थी उस पे भी लगा दिया। तो उनके बैकग्राउंड कलर को मैंने क्या कर दिया? एक्वा मार्क कर दिया। आप और भी क्या इसके साथ ऐड कर सकता हूं? हाँ भाई, और भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लो आप इस वाले को भी एक्वा कलर करना चाहते हैं, इसके भी, तो इसको H2 वाले को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको H2 के बेस पे सेलेक्ट करेंगे तो इसका भी कलर हो जाएगा चेंज, है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे इसको आईडी के बेसिस में सेलेक्ट कर सकते हैं यूनिकली। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं कि हैश क्या था उसका? आईडी था ना, हाँ, आईडी फर्स्ट था, ये लीजिए। तो जैसे आपने वो करा तो भैया इस एक्सरसाइज वाले का बैकग्राउंड कलर भी एक्वा मार्क हो चुका है। तो ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि हम मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, कॉमा 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 करके। तो इस ग्रुप बेस्ड सिलेक्शन का भी आप बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे होंगे। तो ये अभी हमने सीखा कि हम किस तरीके से अपने कोड के अंदर सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्टर क्या होते हैं? सिलेक्टर का सिंपल काम है एलिमेंट को सिलेक्ट करना। वो आपके टैग के बेसिस में हो सकते हैं, वो आपके क्लास के बेसिस में हो सकते हैं, वो आपके आईडी के बेसिस में हो सकते हैं, और इवन मैं उनके ग्रुपिंग करके मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट करके या मल्टीपल क्लासेस को, मल्टीपल आईडी को सेलेक्ट करके एक साथ उनके ऊपर सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं जब हम ग्रुपिंग का कोड लिखते हैं। आई होप यहां पे पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे क्या? अब हम बात करेंगे यहां पे कलर की, कि हम इसके अंदर कौन कौन से कलर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लो अगर मैं ये H1 है, अभी अगर मैं H1 वाले को कोई कलर देना चाहता हूं, H1 बैकग्राउंड कलर, तो मेरे पास कलर चॉइस करने के कितने तरीके यहां पे प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने इसको एक्वामरीन दे दिया, आपने ऐसा लिख दिया, तो जैसे आप इस पे अगर क्लिक करेंगे ना, इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे करके मूव करोगे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख लो, कलर चेंज, इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, और यहां से भी अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो आप देखोगे इसका कलर अब क्या हो चुका है? थोड़ा सा पिंक टाइप का हो चुका है। तो इस तरीके से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया यहां पे ये वैल्यूज क्या है? 159, 19, 161। इनका मतलब है कि रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, कि मैं रेड कलर की मात्रा कितनी डाल रहा हूं, मैं ग्रीन कलर की मात्रा कितनी डाल रहा हूं, और ब्लू कलर की मात्रा कितनी डाल रहा हूं, और इन तीनों को कलर को मिक्स करके हमारा ये वाला कलर जनरेट हो रहा है। 8 GB जो कलर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो 8 GB कलर है, इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर को जनरेट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? 8 GB जो कलर है, रेड ग्रीन ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से आप कोई भी कलर को जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पे कि 8 GB कलर। तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, यहां पे अगर हम आते हैं तो आप यहां पे अगर देखोगे कि रेड ग्रीन ब्लू, तो अगर जैसे मैंने रेड की वैल्यू पूरी 255 रखी है, और इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो ये देखो ब्लैक, तो ये दिखा रहा है कि भैया रेड कितना रेड मुझे करना है, कितना ग्रीन मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, सॉरी, कितना ग्रीन मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है, कितनी ब्लू की मात्रा मुझे इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ये देख लो। तो उसके बेसिस में इनका कलर चेंज हो रहा है। तो आप रेड ग्रीन ब्लू के ऊपर जब भी खेलोगे तो आपका ये कलर चेंज होता रहेगा। ये आप देख सकते हो 8 GB कैलकुलेटर, मैं रेड को इतना किया तो कलर चेंज हो गया, ग्रीन को थोड़ा और करा तो कलर चेंज हो गया, ये आप देख सकते हो। तो ये उसकी मात्राएं हैं कि कितने पोर्शन में रेड को डालूं, कितने पोर्शन में ग्रीन को डालूं, और कितने पोर्शन में मैं ब्लू को डालूं। अब ये 8 GB की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का। 8 GB जो आर की वैल्यू होगी रेड की, वो 0 से लेके 255 तक आप लिख सकते हैं। ग्रीन का भी 0 से लेके 255 तक, और ब्लू की भी आप 0 से लेके 255 तक वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। और इन दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका कलर कोई भी जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब इसमें जब मैं बोल रहा हूं रेड की मात्रा कितनी लेनी है, ग्रीन की मात्रा कितनी लेनी है, ब्लू की मात्रा कितनी लेनी है, तो ये कितनी टोटल मेमोरी लेता होगा, क्या हम सोच सकते हैं कितनी मेमोरी लेता होगा? अगर आपको कोई कलर सेलेक्ट करना है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो। तो मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया 127 रेड। मैंने कहा उसमें ग्रीन की मात्रा होगी कितनी, 140। मैंने कहा ब्लू की मात्रा होगी 209। तो इन नंबर को, इन 3 नंबर को हम स्टोर कराते हैं। जैसे अभी हमने यहां पे देखा कि यहां पे 3 नंबर स्टोर होते हैं। ओके, हाँ। अब इस 127 को स्टोर कराने के लिए मुझे कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस 140 को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इस 209 को स्टोर कराने के लिए कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसको स्टोर कराने के लिए 8 बिट, इसको भी 8 और इसको भी 8, तीनों के लिए मुझे 8 बिट्स लगेंगी। 8 बिट इसके लिए, 8 बिट इसके लिए और 8 बिट इसके लिए। तो टोटल जो मेमोरी होगी 24 बिट्स, मतलब 3 बाइट मेमोरी हमारी यहां पे कंज्यूम होगी। भैया 8 बिट क्यों लगी, 8 बिट क्यों लगी? अगर मैं 8 टाइम 1 लिखता हूं बाइनरी में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब हो जाएगा 255। तो आप सबसे बड़ा नंबर 255 रिप्रेजेंट कर सकते हो, और सबसे छोटा अगर मैं 8 बार 0 लिख दूं तो आप 0 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए 8 बिट। तो इसको भी मैंने 8 बिट में स्टोर करा सकता हूं, इसको भी और इसको भी, कोई भी एक नंबर है तो 24 बिट हो जाएंगे। और 24 बिट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ये कंज्यूम करेगा आपकी 3 बाइट ऑफ मेमोरी। सिंपल इतना ही है। क्लियर? हाँ भैया। अब यहां तक तो हम सीख चुके हैं कि 8 GB का मतलब हमारा क्या है। अब आप यहां से, मैंने कहा ना, चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे, मैं मान लो उसको ऐसा कर देता हूं, जैसी मैं यहां पे ये वाला को इंट्रोड्यूस कराता हूं, आप देखोगे यहां पे एक चौथी वैल्यू इंट्रोड्यूस हो चुकी है, एक और वैल्यू इंट्रोड्यूस हो चुकी है 0.879। ये क्या होती है चौथी वैल्यू, क्या है? इसको कहते हैं हम अल्फा। ये बताएगा ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जो ये चौथी वैल्यू होता है ना, रेड ग्रीन ब्लू, और ये होता है अल्फा, कि कितना ट्रांसपेरेंट ये होगा। जैसे हम देखें अपनी वेबसाइट को, तो यहां पे हम देखेंगे कि ये कलर, अब जैसे ही देखो मैं इसको ना अगर 0 कर देता हूं तो क्या होगा, देखो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं 0.9 करता हूं तो उस कलर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो 0 में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसमें वो डार्क होता जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है। मैं अगर इसको 0.2 कर दूं तो आप देख सकते हो इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये देखो हल्का सा नजर आ रहा है। 0.5 करूंगा तो देखो थोड़ा और डार्क हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी में। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट वैल्यू। तो RGB ए का मतलब होता है अल्फा, जिसका मतलब हम ट्रांसपेरेंसी भी इसको मार्क करते हैं। ऐसी अगर मैं H2 टैग की बात करूं, एक और हमारे पास आता है जिसमें हम बैकग्राउंड कलर को HSL से मार्क कर सकते हैं। किससे? HSL। HSL क्या बताता है? हुई, सैचुरेशन और लाइटनेस। हुई की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 360 तक आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो मैंने 110 डाल दिया। सैचुरेशन आपको डालना पड़ता है 0 से लेकर 100% तक, मान लो मैंने 50% डाल दिया। और लाइटनेस भी मैंने मान लो 30% डाल दिया। तो जैसे आप इसको डालोगे तो आप देखोगे आपका H2 इस कलर का दिख रहा है। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कि इसमें कलर ने क्या मार्क करा है हुई को, तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पे अगर हम देखते हैं, हुई का मतलब है द प्योर कलर इटसेल्फ, जो पहली वैल्यू है HSL में। दिस इज अ डिग्री ऑन द कलर व्हील, कि कितना उसका कलर होगा। 0 का मतलब होगा रेड, 120 का मतलब होगा ग्रीन, और 240 का मतलब होगा ब्लू। सैचुरेशन बताता है कि भैया इस जो कलर है उसकी इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। 0 से 100% के बीच में बता दो उस कलर की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। तो ये बताएगा। और लाइटनेस क्या बताएगा कि इसमें ब्राइटनेस कितनी आपकी होगी। तो अगर आप यहां पे देखो, अगर आप 0% रख देते हैं तो कंप्लीटली उसको ब्लैक कर देगा, और अगर आप 100% कर दोगे तो उस कलर को बिल्कुल व्हाइट कर देगा। और 50% का मतलब नॉर्मल होगा। जैसे अगर मैं इसको 0% रखता हूं तो आप देखोगे हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी, बिल्कुल इसने ब्लैक कर दिया। और अगर मैं इसको 100% कर देता हूं तो बिल्कुल उसको व्हाइट कर देगा। ठीक, तो नॉर्मल रेंज हमारी क्या होती है 50। ये देखो इस तरीके से। तो इसको भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन यहां पे भी फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है एक HSL ए का। तो यहां पे भी हम वही 0.6 मैंने ये वैल्यू डाल दी, तो आप यहां पे उसके देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर कितनी होने वाली है, जिसके ऊपर भी हम खेल सकते हैं। ये देख लो, ट्रांसपेरेंसी वाली वैल्यू भी हम यहां पे निकाल सकते हैं। तो अक्सर केसेस में आप देखोगे हम 8 GB का ही इस्तेमाल करते हैं, और ए का भी इस्तेमाल करते ही हैं कभी कभी, लेकिन ये आप बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हो। बस मुझे इसको कवर करना था, आपको बताना था, ताकि आपको आइडिया रही कि ये चीजें होती क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैं H1 लिखता हूं, आप कई बार देखोगे कि मैंने जैसे बैकग्राउंड कलर लिखा, अब यहां पे जैसे मैंने मान लो एलिस ब्लू को सिलेक्ट करा, मुझे पता है मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूं ऐसे ऐसे करके, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसे करके खेल सकता हूं। तो आप देखोगे इसकी 8 GB वैल्यू आ गई। आप ये जो वैल्यू है ये किस फॉर्म में है, ये मुझे नंबर के फॉर्म में दिख रही है। इसको मैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी दिखा सकता हूं, हेक्साडेसिमल फॉर्म।
हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होती है, मैं अगर आपको दिखाऊं, कलर इन हेक्साडेसिमल, आप इसको भी देखोगे हेक्सा कलर कई का, ये देखो जैसे यहां पे ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 8 GB की जो भी मात्रा है, ये देखो ये जो वैल्यू है इसको अगर मैं कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं, इसको हटा के, तो आप देखोगे इसका कलर पैलेट अब ग्रीन दिखेगा। तो आप उसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में भी दर्शा सकते हैं। तो ये पहली दो वैल्यू आपका रेड कलर को दिखाती है, अगली दो वैल्यू ग्रीन को, और अगली दो आपके ब्लू को दर्शाती है। क्लियर, रेड ग्रीन वैल्यू, तो ये इसकी होगी हेक्साडेसिमल फॉर्म। इस तरीके से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। बहुत जगह आप देखोगे कि आप कलर पैलेट सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको अक्सर वो हेक्साडेसिमल वैल्यू ही देगा। जब आप ऑनलाइन ढूंढने जाओगे ना कि भैया मुझे कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए, तो उस कलर का नाम नहीं होगा, नाम तो लिमिटेड ही हमारे पास, शायद 140 कलर के हमारे पास नाम है, लेकिन जब हमें एग्जैक्ट वो कलर चाहिए कि उसमें कितना ग्रीन, कितना रेड, कितना ब्लू होना चाहिए, तो अक्सर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू में इस वैल्यू को दिया जाता है, जिसको आप अक्सर यूज कर रहे होंगे, जिसमें पहली दो वैल्यू आपके रेड कलर को, अगले ब्लू को और अगले आपके व्हाइट कलर को दर्शाएगी। तो यहां पे अगर हम आए और देखें अगर, तो आप यहां पे देख सकते हैं, देखो ये देख लो 31 रेड की मात्रा है, ग्रीन को मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं और ब्लू को अगर मैं ऐसे करके ये कर देता हूं, देखो कलर का आप देख सकते हो 31 C2 D8। तो आप देख सकते हो ये अब हमारा नया कलर है जिसका बैकग्राउंड कलर ये रहा। तो ये कौन सी वैल्यू होगा, ये हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, कितने बच्चों को पता है? देखो हेक्साडेसिमल में अगर मैं इस नंबर को पकड़ूं और इसको अगर यहां पे पेस्ट करूं, आपका ये पास ये हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें पहली दो बिट रेड कलर को दर्शाएंगी, अगली दो बिट ग्रीन कलर को और अगली लास्ट की दो बिट आपके ब्लू कलर को दर्शाएंगी। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है। और हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, 4 बिट से हम एक नंबर को दर्शा सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये भी 4 बिट का, ये 3 भी 4 बिट का, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो टोटल मेरे पास फिर से 24 बिट्स आ गई, और 24 बिट्स का मतलब यही कि ये भी 3 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है। बस इसको दर्शाने का ये तरीका है, ओके, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म नोटेशन इसका बन जाता है। ठीक, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि भैया इस हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसको क्यों लिखा गया है, इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है। तो सिंपल इसका शॉर्ट नोटेशन मुझे करना था, तो हमने इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख दिया, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये पहला वाला नंबर 4 बिट का है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे देखो सी भी आ रखा है, देखो सी भी आ रखा है, ये देखो सी। तो जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके F तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। तो टोटल 16 नंबर होते हैं, और इनको दर्शाने के लिए मुझे 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये तो हमने सीख लिया कि भैया हेक्साडेसिमल हमारा क्या होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं, कलर पैटर्न हमें अब समझ आ चुके हैं, इस तरीके से हम कलर पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसपे हम बताएंगे फॉन्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो फॉन्ट क्या होते हैं, मान लो मुझे फॉन्ट अप्लाई करने, H1। तो सबसे पहले मान लो ये H1 जो भी है मेरे पास, अगर आप यहां पे देखोगे मुझे इसके साइज को बढ़ाना है, तो मैं इस फॉन्ट के साइज को कैसे बढ़ा सकता हूं। तो इसके साइज को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं सिंपल यहां पे लिख सकता हूं फॉन्ट साइज। हाँ, तो मेरे पास अलग अलग आते हैं, मैं यहां पे लिख सकता हूं 50 पिक्सल। तो आप देखोगे इसका फॉन्ट का साइज बढ़ चुका है। मैं अगर इसको करूंगा 80 पिक्सल, तो अब आप देखोगे इसका साइज बढ़ चुका है। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया ये पिक्सल का मतलब क्या है, और ये पिक्सल कितने सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर में कितना होता है। पिक्सल का मतलब मुझे पता ही नहीं ना। देखो एक पिक्सल की फुल फॉर्म मैं तुम्हें बता देता हूं, जो कि मुझे इंटरव्यू में पूछी गई थी। पिक्सल की फुल फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट। अब मैं बता नहीं पाया था, बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी, मैं सिर्फ पिक्चर ही बोल पाया, एलिमेंट मैं नहीं बोल पाया, तो आप इसको याद रखना। लेकिन हमने सुना हुआ है कि यार पिक्सल तो सुनना का सबने कि मेरा जो कैमरा वो 12 मेगापिक्सल का है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर पिक्सल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसकी फिजिकल यूनिट कितनी होती है। एक बार गूगल करें, 1 पिक्सल इन इंच, जैसे आप सर्च करते हो ये बता देता कि भैया 1 पिक्सल इक्वल टू 1/96 ऑफ एन इंच। दोस्तों ऑनलाइन ये जो गलती है ये हर जगह फैल रखी है, ये गलत है। ये आपको जो आउटपुट में दिखा रहा ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप पिक्सल को सेंटीमीटर मीटर किसी में कैलकुलेट नहीं कर सकते दोस्त, है। तो भैया ये गूगल गलत बता रहा है, जो बाकी क्रिएटर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। हाँ भाई वो भी गलत बता रहे हैं, तो भैया फिर प्रूव करके दिखाओ, फिर मजा आएगा।
मैंने कहा पिक्सल को आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकती, वो कितने इंच का होगा। ये कह रहा है 1 पिक्सल इक्वल टू 1/96 ऑफ एन इंच अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैट 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 डैश। भैया यार, ये तो चैट जीपीटी भी यही बता रहा है, ये भी यही बता रहा है, और आप अलग बता रहे हो। अरे तभी तो अलग सीखोगे। हाँ चलो पिक्सल के एक बारे में बात करते हैं। पिक्सल क्या होती है? हमारी जो इमेज होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को पिक्सल कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूं एक बार पिक्सल इमेजेस। जब भी हम इमेज खोलते हैं तो आपको अक्सर जो कोई भी फोटो अगर आप देखोगे इस पे, मान लो इसी फोटो को मैं बात करूं कि पूरी फोटो है, कि आपको ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं, ये स्क्वायर बॉक्स छोटे 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 छोटे, हाँ इन्हीं को पिक्सल कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पिक्सल। ये देख रहे हो ये बॉक्स छोटे छोटे, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, इन छोटे छोटे को बॉक्स को मिला के एक इमेज क्रिएट होती है। किसी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को ही हम पिक्सल कहते हैं। ओके, अब उसका साइज कितना होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं, डरने की बात नहीं है। तो अभी हम चलते पहले इस पे। मान लो मेरे पास कोई ऐसी, मान लो कोई फोटो है, ये फोटो है, तो इसमें पिक्सल क्या होगा? तो देखो आपकी फोटो ना कुछ ऐसे होती है रोज एंड कॉलम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इसको तो लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते, तभी आप रीजन जान पाओगे। और आज आप ये भी सीख जाओगे कि इमेज हमारे सिस्टम के अंदर कैसे स्टोर होती है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो मान लो ये आपकी कोई इमेज है, इसको हम स्क्वायर रो एंड कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। अब ये छोटे छोटे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये इन्हीं को मैं पिक्सल कहता हूं। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। कि हमारे पास कोई फोटो थी, जैसे अगर हमारे पास कोई भी फोटो है, जैसे ये फोटो थी, तो इसको मैंने रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर दिया। रोज एंड कॉलम कि ऐसे जगह मैंने लाइन खींची, ऐसे जगह करके लाइन खींची है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हाँ। और जो सबसे छोटे बॉक्स होंगे उन्हीं को मैं क्या कह रहा हूं? उन्हीं को मैं पिक्सल कह रहा हूं। अब यहां पे हम कैसे इसको स्टोर कराते हैं उसकी मैं बात करता हूं। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि इस बॉक्स के अंदर मान लो कोई कलर हो रखा है, कोई भी कलर हो सकता है। जैसे अगर यहां पे देखें, यहां पे ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट है इस बॉक्स में, यहां पे ब्लैक है, यहां पे थोड़ा सा ग्रे है, इस बॉक्स में थोड़ा सा पिंक है, यहां पे आपका थोड़ा सा ग्रीन कलर है। तो इन सब कलर को मैं स्टोर कराता हूं अपने सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे आपके टोटल कितने पिक्सल प्रेजेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नीचे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे पास कितने पिक्सल हो गए? तो 7 पिक्सल, ऐसे करके 9 नीचे को है, तो 7 9 जा टोटल हमारे पास 63 पिक्सल हो गए हैं दोस्तों। कितने? 63 पिक्सल हो गए। तो इन 63 पिक्सल के अंदर कौन कौन सा कलर प्रेजेंट है? इस बॉक्स के अंदर कौन सा कलर प्रेजेंट है? मान लो इसके अंदर रेड कलर मान लो प्रेजेंट था, इसके अंदर ब्लू, इसके अंदर ग्रीन। क्योंकि आपकी इमेज ऐसी तो बनती है कि अगर मैं छोटे छोटे बॉक्स के कलर को स्टोर करा दूं कि यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ पे कौन सा है, और सबको मैं स्टोर अपने सिस्टम के अंदर करा दूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इमेज को स्टोर कर लिया है। अब वो कलर क्या हो सकता है? जैसे अगर मान लो यहाँ पे रेड है, तो रेड को मैंने स्टोर करा दिया, ठीक है, उस पर्टिकुलर पिक्सल के कलर को मैंने स्टोर करा दिया। तो एक पिक्सल के कलर को जब मैंने स्टोर कराया, तो मान लो वहां पे 8 GB की जो भी मात्रा थी रेड ग्रीन ब्लू की, मान लो ऐसे करके थी 212 और 19, ऐसे करके मैंने इसको मेंशन कर दिया। तो मुझे पता है ये कितनी मेमोरी लेगा, ये 3 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर प्रेजेंट था, तो मैंने इस ग्रीन कलर वाले को भी स्टोर करा दिया कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो कैसा दिख रहा है 8 GB में, क्योंकि मैं 8 GB वैल्यू को ही स्टोर कराता हूं, क्योंकि कलर को मुझे स्टोर करना है, इस बॉक्स के कलर को, इस बॉक्स के भी, इस बॉक्स के। जैसे यहाँ पे ये फोटो थी, सेम अगर मैं किसी और फोटो को ओपन करता हूं तो सेम कि इस बॉक्स में कौन सा कलर है, इसमें कौन सा है, इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 63 बॉक्स हैं, और 63 के 63 बॉक्स के मुझे कलर को स्टोर करना पड़ेगा। तो इस बॉक्स के कलर को भी करा दिया, इसके भी, इसके भी, इसके भी। तो इस तरीके से मैं कलर को स्टोर कराता गया दोस्तों यहाँ पे। तो मान लो इसका जो कलर था ऐसा था कि रेड की मात्रा इतनी थी, ब्लू ग्रीन की मात्रा इतनी, और जो ब्लू था वो था इतना मात्रा में। तो ये भी आपका कितना लेगा? 3 बाइट। तो टोटल आपकी मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी दोस्तों बताइए? इनटू मैं अगर इसको 3 बाइट कर दूं, ये तो होगा कि मेरे पास टोटल 63 पिक्सल हैं, हर कोई 3 बाइट ले रहा है, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे आपके? टोटल मेमोरी ये कितने लेगा? 6 3 18, 189 बाइट ऑफ मेमोरी ये लेगा। तो आपका जो इमेज का साइज हो जाएगा वो 189 बाइट का हो जाएगा दोस्तों। सिंपली इस तरीके से आप इमेज का साइज को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी फोटो है उसको रोज एंड कॉलम में बांटो, हाँ, और जो सबसे छोटा बॉक्स होगा वही हमारा पिक्सल कहलाया जाता है। उस पिक्सल के कलर को नोट कर लो। तो अगर मैंने हर एक पिक्सल के कलर को नोट कर लिया कि भैया इसका कलर क्या था, इसका कलर क्या था, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इमेज को स्टोर कर लिया।
तो इस तरीके से हमने इमेज को स्टोर कर लिया और टोटल कितनी मेमोरी लगी 189 बाइट्स 63 पिक्सल को स्टोर करना था, हर एक 3 बाइट देता था, तो 189 बाइट्स में मैंने पूरे डेटा को स्टोर कर दिया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इवन अगर आप देखोगे, जैसे मेरे पास ये फोन है, मैं इससे फोटो खींचता हूं ऐसे करके क्लिक, है ना। अब ये जो फोन है, जब मैंने इससे फोटो क्लिक करी तो आपने एक अक्सर देखा होगा कि जो हमारा फोन अक्सर होता है वो होता है 16:9 में, कि 16 ऐसे और 9 ऐसे, अक्सर आपने देखा होगा। उसका जो रिजोल्यूशन होता है 16:9 में हम उसको कहते हैं। ओके, मान लो मैंने जो इसकी फोटो खींची है, अक्सर आपने देखा होगा, ये वाला देखा होगा कि 1920 इंटू 1080 ऐसे करके पिक्सल, कि भैया इसका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो इमेज है 1920 इंटू 1080 पिक्सल में, तो इसका मतलब क्या है कि 1920 पिक्सल ऐसे करके लगाए गए हैं, ऐसे करके, और 1080 आपके नीचे को, एक ये ऐसे करके, ठीक है। 1920 का से 1 2 3 4 5 अप टू 1920, और 1080 का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके नीचे को। तो ये हो गया आपके पास टोटल आपके इतने पिक्सल हैं, और एक पिक्सल कितनी मेमोरी ले रहा है, तो भैया 3 बाइट ऑफ मेमोरी ले रहा है। तो ये अप्रॉक्स आपका 6 MB के अराउंड आ जाता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं। अप्रॉक्स कह रहा हूं मैं। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हैपन होती है। अब आप खुद देखो कि अगर इस सेम इमेज को मैंने फोन में खोला है, उसको क्या करना है कि उसको ऐसे करके बनाने पिक्सल, कि 1920 पिक्सल, 1920 बॉक्सेस मुझे इधर को बनाने और 1080 बॉक्सेस मुझे नीचे को बनाने। तो ऐसे करके ये क्रिएट हो जाएगा कि मान लो ऐसे करके एक इधर, उसके बगल में एक और पिक्सल, उसके बगल में एक और पिक्सल, और सेम नीचे को भी ऐसे, नीचे को 1080 पिक्सल बनाने उसे, और इधर को उसको 1920 पिक्सल बनाने हैं। ओके, हाँ। अब आप खुद देखो, अगर मैं सेम इमेज को अपने फोन में खोलता हूं और सेम इमेज को, जो ये सेम इमेज है, इस सेम इमेज को अगर मैं अपने किस में खोलता हूं, अपने कंप्यूटर में खोलता हूं या फिर अपने टीवी में खोलता हूं, अब उसको पता है कि भैया उसको 1920 ये छोटे छोटे बॉक्सेस ऐसे करके बनाने और 1080 बॉक्सेस ऐसे ऐसे करके बनाने, नीचे को बनाने। तो आप बताओ कि क्या यहां पे जो पिक्सल का साइज होगा, क्या उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता होगा यहां पे जो पिक्सल का साइज होगा बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये भी आपका 16:9 का ही है, इसका जो रिजोल्यूशन है 16:9 का ही है, और यहां पे उसको 1920 पिक्सल लगाने ऐसे करके हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, और यहां पे भी उसे 1920 पिक्सल लगाने नीचे वाले में भी। अगर आप सेम फोटो को बड़े में खोलते हो, यहां पे भी मान लो इसका रिजोल्यूशन भी 16:9 है, यहां पे भी उसे 1920 पिक्सल लगाने, तो आप देख सकते हैं ना कि यहां पे जो पिक्सल का साइज होगा वो बड़ा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पिक्सल है वो उसको हम इंच में और सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आप खुद देख लो ना यहाँ पे कि मुझे 1920 इंटू 1080 का मतलब क्या है कि 1920 बॉक्सेस ऐसे करके होंगे और 1080 नीचे करके होंगे। जैसे यहाँ पे थे कि 7 इंटू 9, तो 7 ऐसे करके थे और 9 ऐसे करके थे, ऐसे हर उसमें। तो आप खुद देख लो कि अगर मेरे पास छोटी स्क्रीन हुई, उसमें अगर मुझे खोलना हो एक उस इस सेम इमेज को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉक्सेस का साइज होगा वो छोटा होगा, लेकिन वहीं यहाँ पे जो बॉक्स का साइज होगा वो बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि भैया उसका साइज इतना ही होगा, उतने सेंटीमीटर होगा या उतना मिलीमीटर होगा। और मैं बताऊं ये मिसकंसेप्शन कहां से आया, ये तब आया जिस इंसान ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट लेके आया था। ये वाला जो आपका आंसर आपको दिखाता नहीं, ये 1 पिक्सल इक्वल टू 1/96 ऑफ एन इंच, ये कॉन्सेप्ट यहां से आया था कि जो उस इंसान ने जिसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था उसके कंप्यूटर स्क्रीन के बेसिस पे आया था। ये उन्होंने उसके कंप्यूटर के स्क्रीन के बेसिस में उसको नाप लिया था। लेकिन आज वो ट्रू नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास जो स्क्रीन होती है अलग अलग उसमें होती है, अलग अलग वे में होती है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आज से अगर आपको कोई पूछे कि पिक्सल का साइज कितना होता है, तो ये आंसर मत देना, उसको बोलना पिक्सल का कोई साइज नहीं होता, वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बड़ी स्क्रीन हुई तो भैया आपका पिक्सल का साइज बढ़ जाएगा, छोटी स्क्रीन हुई तो उसमें घट जाएगा। अगर सेम रिजोल्यूशन हमारे पास कि मुझे इसी रिजोल्यूशन की इमेज कि 1920 को आपको ऐसे करके दिखाना है, 1080 को आपको ऐसे करके दिखाना है, तो टोटल मेरे पास इनटू 3 बाइट्स, क्योंकि एक पिक्सल हमारे 3 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, तो ये आ गई हमारी 6 MB। और हाँ, एक और चीज, अब आप कैलकुलेट मत करने लग जाना अपने फोन से। आपने जब भी कोई फोटो खींची, हाँ, आपने उसका रिजोल्यूशन देख लिया, आपने उसको 3 बाइट से मल्टीप्लाई करा, आप बोल गए यार भैया पर मेरे फोन के अंदर तो वो सिर्फ 1 MB ही मेमोरी ले रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे फोन के अंदर भैया वो तो 1 MB मेमोरी ले रहा है। तो मेरे दोस्त, इसके बाद भी कंप्रेशन की टेक्निक यूज होती हैं, जिसको आप डीएसए वगैरह में सीख सकते हैं कि हम इस इमेज को और कंप्रेस करके 1 MB तक ले जाते हैं। तो ये वाला है जब हम इमेज को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं।
ओके, ये बिल्कुल रॉ डेटा है। तो आई होप आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम आ जाते हैं इधर अपने कोड में। तो यहां पे हमने समझ लिया पिक्सल का कोई भी आपका क्या नहीं होता, एक साइज नहीं होता मिलीमीटर सेंटीमीटर। जब मैंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मुझे वैसे ही लगता था कि हाँ होता होगा, लेकिन बाद में मेरी जब मैंने सोचा, क्योंकि इंटरनेट में ऑल ओवर द इंटरनेट यही वैल्यू दे रही थी, तब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, तब जाके मुझे आंसर प्राप्त हुआ। तो अगर आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लिख दो भैया, स्वाद आ चुका है हमें अच्छे से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ये लिस्ट है, इसके साइज को मुझे डिफाइन करना है। किसके? इस लिस्ट के साइज को मुझे डिफाइन करना है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूं? मान लो ये लिस्ट लिखा, फॉन्ट साइज, और इसको मैंने मार्क कर दिया 1 EM। EM भी होता है। ये EM क्या होता है? ये कहता है कि जो मेरा साइज होगा वो मेरे जो पेरेंट है उसके मल्टीपल में होगा। तो जैसे मैं ये लिस्ट को देखूं, ये अलाई को देखूं, इसका पेरेंट कौन होगा? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप पहले कैसे हम निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे ये बॉडी है, तो बॉडी का जो डायरेक्ट है, ये H1 भी उसका चाइल्ड होगा, ये H2 भी उसका चाइल्ड होगा, अनऑर्डर लिस्ट भी उसका चाइल्ड है, ये H2 भी उसका चाइल्ड है। हाँ, तो सेम जैसे ये लिस्ट है, ये वाला लिस्ट, तो इसका पेरेंट कौन हो जाएगा? जो ठीक उससे एक लेवल ऊपर होगा। तो लिस्ट से एक लेवल ऊपर कौन है? अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट उसका पेरेंट हो गया। सेम अगर आपको H1 का पेरेंट ढूंढना है, देखना उससे एक लेवल ऊपर कौन है? भैया बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर पैक हो रखा है एक लेवल ऊपर। तो ये इसके अंदर ही ना, बॉडी के अंदर ही तो है ये H1। देखो बॉडी यहां पे हमारी एंड हो रही है। हाँ, तो H1 का पेरेंट कौन हो गया? ये बॉडी हो गया। सेम अगर मैं बोलूं कि भैया इसका पेरेंट कौन होगा इस लिस्ट वाले का, तो ये किसके अंदर रैप है? इस अनऑर्डर लिस्ट, इस ऑर्डर लिस्ट वाले का, तो इसका पेरेंट ये हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करें कि भैया जो भी आपका लिस्ट है उसका जो साइज होगा कितना होगा, वो अपने पेरेंट के हिसाब से होगा। कि भैया मान लो अगर पेरेंट है, जैसे मान लो अगर मैं इस लिस्ट की बात करता हूं, तो मैंने इसका लिख दिया 1 EM, इस लिस्ट का साइज लिख दिया मैंने 1 EM। तो 1 EM का मतलब है अगर इस अनऑर्डर लिस्ट का फॉन्ट का साइज मान लो 20 पिक्सल है, तो इसका भी 20 पिक्सल ही होगा। तो 1 इंटू जो भी पेरेंट का आपका साइज है। अगर मैंने 2 EM कर दिया, मैंने यहां पे अगर लिखूं अनऑर्डर लिस्ट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ओके, तो अगर मैंने लिस्ट को 1 EM करा है, तो भैया लिस्ट किसके अंदर है? इस अनऑर्डर लिस्ट के, तो ये अपने पेरेंट के 1 के मल्टीपल में चला जाएगा, तो इसका साइज भी 20 पिक्सल ही आएगा। अगर इसको मैं 2 कर दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा साइज 40 पिक्सल हो जाएगा, कि 2 इंटू 20। अगर मैं इसको 3 कर दूं तो 3। तो अपने पेरेंट के रिलेटिव में उसके फॉन्ट का साइज कितना होने वाला है वो आपको EM, या इसको हम M भी बोलते हैं सिंपल, कि उसके बेसिस में मेरे साइज को डिफाइन करा जाएगा, मेरे पेरेंट के, जो मेरा डायरेक्ट पेरेंट है। ठीक, तो सेम यहां पे भी कि इस वाली लिस्ट के इसके बेसिस में उसके साइज को डिफाइन करा जाएगा, इस ऑर्डर लिस्ट के बेसिस पे। क्लियर है पॉइंट? हाँ भैया। अब और क्या क्या हमारे पास? एक आता हमारे पास कौन, मान लो मैंने पकड़ लिया किसी H1 को, या मैंने H2 को पकड़ लिया, मैंने लिख दिया कि भैया आपका जो फॉन्ट का साइज होगा वो होगा 2 REM। तो ये बताएगा कि जो मेरा साइज होगा वो ट्वाइस होगा जो मेरा रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट हम किसको बोलेंगे? जो ये सब किसके अंदर पैक है? इस HTML ही हमारा रूट एलिमेंट होता है। तो अगर इस HTML का फॉन्ट साइज, अगर HTML वाले का फॉन्ट साइज अगर मैं यहां पे 40 पिक्सल कर दूं, तो इसका साइज हो जाएगा आपका 80 पिक्सल। रूट का, पेरेंट का नहीं, जो रूट है, और रूट हमेशा ये आपका HTML वाला होने वाला है। कि भैया जो अगर HTML का साइज मेरा कितना है फॉन्ट का, 20 पिक्सल, सॉरी 40 पिक्सल है, तो मेरा हो जाएगा उसका डबल 80। तो अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 120 पिक्सल। तो इस तरीके से हम इसके साइज को भी बता सकते हैं। और कैसे कैसे हम बता सकते हैं? मान लो मैं अगर यहां पे पकड़ लूं, चलो अभी H2 को रहने देते हैं। अब अगर मैं एक और आता है कि H2 को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं कि मेरा जो फॉन्ट साइज होगा वो 1 ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ होगा। जैसे ही मैंने इसको 1 व्यू पोर्ट विड्थ करा, तो आप देखोगे कि H2 वाले का साइज कितना छोटा हो गया। तो अगर मैंने इसको 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो ये क्या बताता है? व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब क्या है? व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब है कि ये जो आपकी विजिबल स्क्रीन है, इसकी आप विड्थ को देखो, इसकी आप विड्थ को देखो, ये विड्थ देखो आप, ये विड्थ यहां से लेके यहां तक इसकी विड्थ है। तो जो इसका ये साइज होगा, इसका ये जो साइज होगा ये 2% होगा। अगर मैंने 2 लिखा है तो 2% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, विड्थ के 2% के बराबर उसके फॉन्ट का साइज होगा। तो अगर मैं इसको 100% मानूं तो ये 2% होगा इस पूरे व्यू पोर्ट विड्थ के। सेम आप यहां पे अगले पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मैं अगर यहां पे लिख दूं कि जो मेरा लिस्ट एलिमेंट है, लिस्ट वाले को मैं कमेंट कर देता हूं, जो मेरा लिस्ट वाला है उसका जो फॉन्ट साइज है, अगर मैंने लिख दिया 3 ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, तो व्यू पोर्ट हाइट का मतलब क्या होगा? यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसके 3%। तो आप देखोगे ये 3% के बराबर उसकी व्यू पोर्ट हाइट होगी।
ठीक है, जो उसका फॉन्ट का साइज होगा। अगर इसको मैं 5 कर दूं तो आप देखोगे वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो देखो वो साइज अब आपका बढ़ने लग गया, ये देख लो इस तरीके से। तो व्यू पोर्ट हाइट, ये देखो ये व्यू पोर्ट की हाइट है, तो इसके कितने का 5%। तो ये हो गया आपका पास व्यू पोर्ट विड्थ, ये हो गया आपके पास व्यू पोर्ट हाइट। अगला क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें, अगर हम यहां पे देखें, हमारे पास अभी एक है परसेंटेज वाला। परसेंटेज क्या होता है? अ परसेंटेज यूनिट डिफाइंस अ साइज दैट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ इट्स डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट, कि जो मेरा डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट है उसके रिलेटिव में मेरा साइज कितना होगा। तो अगर मैं उसको कर दूं 50%, तो मेरा जो भी हाइट होगी, जो भी मेरा फॉन्ट का साइज होगा, मेरे पेरेंट के 50% होगा। तो अगर मेरा पेरेंट का, जैसे अगर हम यहां पे देखें, यहां पे चलते पहले, जैसे अगर मैं यहां पे इसको लिख दूं, इसको अभी कमेंट कर देते हैं कि मैंने लिख दिया फॉन्ट का जो साइज होगा ये होगा 50%। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लिस्ट है, जो ये लिस्ट वाला एलिमेंट हमें यहां पे दिख रहा है, इसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो अनऑर्डर लिस्ट के 50% के फॉन्ट के साइज के बराबर होगा। तो अगर अनऑर्डर लिस्ट का 50 पिक्सल है तो इसका हो जाएगा कितना, 25 पिक्सल, उसका आधा हो जाएगा। तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे, तो अब हम यहाँ पे अगर देखें अपने आउटपुट को, तो हमें यहाँ पे ये दिख सकता है कि ये सब के सब छोटे हो चुके हैं। ओके, हाँ, तो परसेंटेज का मतलब पता है कि भैया डायरेक्ट जो पेरेंट है उसके बेसिस पे मेरा साइज कितना आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमने ये सारे एग्जांपल समझ लिए। अब और हमारे पास क्या क्या है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। ऐसी हमारे पास फॉन्ट साइज के अलावा फॉन्ट फैमिली भी हमारे पास आता है कि मैं कौन सा फॉन्ट की फैमिली को इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो इतने सारे आपके पास फॉन्ट की फैमिली है। तो जैसे मैं इसको लिखता हूं एक, तो आप देखेगा कि भैया पहले मैं जो फॉन्ट फैमिली H2 के लिए यूज करूंगा वो ये वाली करूंगा, कि मेरा फॉन्ट कैसे दिखेगा, H2 वाले का। तो अगर मैं H2 का अगर आपको दिखाऊं तो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है ना। हाँ, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी ब्राउजर के अंदर ये गिल्ड साइंस प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो इस वाले को अप्लाई करेगा। मान लो ये वाला फॉन्ट भी ब्राउजर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैलिबरी को अप्लाई करेगा। अगर ये भी नहीं है तो इसको, नहीं है तो लास्ट में इसको, क्योंकि ये तो सबके अंदर प्रेजेंट रहता ही है। तो ये फॉल बैक आपका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम इसको देख रहे थे, अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ ब्राउजर के अंदर, मतलब जिस ब्राउजर के अंदर आपका कोड रेंडर हो रहा है, मान लो वहां पे गिल्ड साइंस को सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो वो इस वाले को के ऊपर फॉल बैक करेगा, वरना इसके ऊपर, वरना इसके ऊपर, लास्ट में इसके ऊपर। ये हो जाता है आपका क्या, फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली आपके अलग अलग टाइप की प्रेजेंट है। अगला होता है हमारे पास फॉन्ट वेट, कि हमारा जो फॉन्ट है उसका वेट कितना होने वाला है। तो आपको मैं दिखाऊं, जैसे मैंने 300 लिखा, तो आप देखोगे इसका वेट, देखा आपको चेंजेस। ये ई को देखना, एक्सेस वाले को देखना। मैं अगर इसको 500 कर दूं, आपको खुद दिख जाएगा। ये देखो अब थोड़ा मोटा हो चुका है। ये कहां तक जाता है कि 100 से लेकर 900 वैल्यू तक जाता है। तो फॉन्ट का वेट हमारा बढ़ रहा है। तो आपको क्या ये याद रखने की जरूरत है सब कुछ? नहीं, वो आपको यहीं पे ऑप्शन सब कुछ दे देगा। और क्या क्या होता है हमारे पास, फॉन्ट साइज देख लिया, फॉन्ट फैमिली देख लिया, फॉन्ट स्टाइल देख लिया है, और फॉन्ट का हमने अभी तक स्टाइल नहीं देखा, सॉरी। तो फॉन्ट स्टाइल में हम देखें तो हम इटैलिक करना चाहते हैं, कौन सा करना चाहते हैं। अगर मैं इसको इटैलिक करूं तो वो मुझे इटैलिक वे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हमारे सारे काम होते हैं। अब यहां तक तो हम फॉन्ट के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। अब कई फॉन्ट ऐसे होते हैं कि जो हमारे ब्राउजर के अंदर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऑनलाइन कहीं प्रेजेंट है, मुझे उनको इस्तेमाल करना है। तो मान लो गूगल फॉन्ट्स एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है हमारे पास, जहां से मैं फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां जैसे ही मैं गूगल फॉन्ट्स के अंदर आया, यहां पे आपके पास अलग अलग फॉन्ट्स प्रेजेंट है। मान लो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक किया। हाँ, तो मान लो मुझे इसको यूज करना है, तो मैं गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, तो आपके पास ये फॉन्ट आ जाएगा। तो ये गेट एम्बेड कोड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसका मेरे पास कोड आ जाएगा। ये कह रहा है कि भैया पहले इसको लिंक करा दो। तो मैंने कॉपी कोड को कॉपी किया, पहले सबसे पहले इसको हम अपने कोड के अंदर लिंक करा देंगे, क्योंकि ये जो कोड है, जो ये फॉन्ट है, ऑनलाइन प्रेजेंट है, ये मेरे इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमने इसको लिंक करा दिया। उसके बाद अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसको कॉपी कर दो, जो ये अंदर का कोड है, ये वाला, ये वाली फॉन्ट फैमिली, इसको आप कॉपी कर देना। तो इसको मैं कॉपी करके यहां ले आता हूं। मान लो मुझे इसके अंदर ये वाला इस्तेमाल करना है, इसको हटा देते हैं, इसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, और इस तरीके से मैंने दिखा दिया। आप बस यहां पे वेट मेंशन कर दें, क्योंकि इसके पास वेट अभी प्रेजेंट है नहीं। तो मैं मान लो 300 वाला इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो आप देखोगे इसको, तो ये देखो एक्सरसाइज इस तरीके से दिख रहा है, जो फॉन्ट मुझे चाहिए था। अगर इसको 500 कर दूं, अपने हिसाब से मैं उसके साइज को देख सकता हूं, तो ये 500 साइज का। तो इस तरीके से हम गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन प्रेजेंट है। अगर फ्यूचर में आपको कोई और फॉन्ट देखना है, जैसे अगर मैं मान लो मैं बैक आया यहाँ पे, अब मुझे मान लो कोई और, मान लो मुझे रोबोटो वाला यूज करना है, तो मैं इस पे आया। हाँ, तो गेट फॉन्ट को क्लिक कर दो, तो आप देखोगे आपके अंदर 2 आ चुके हैं। अब मुझे ये वाला इस्तेमाल करना है, ये वाला, है ना। हाँ, तो गेट फॉन्ट पे हम चले गए थे, गेट एम्बेडेड कोड। तो आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे मेरे पास सारा कोड प्रेजेंट है। रोबोटो वाले का कोड मेरे पास ये रहा, ये नीचे वाला, और उसका जो स्टाइलिंग का लिंक सीट है वो ये रहे।
तो हम इनको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मान लो अगर आपको फ्यूचर में ये वाला पहला वाला फॉन्ट चाहिए, इसको आप डिलीट कर सकते हो। सिर्फ यही चाहिए तो गेट एम्बेड करके आप इसके कोड को ले सकते हैं इस तरीके से। सीट का लिंक और जो भी आपका कोड होगा उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे वेट को मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कितना उसका वेट चाहिए। तो अब हमने सीख लिया है कि हमारा फॉन्ट क्या होता है, वेट, व्यूपोर्ट विड्थ, हाइट, और ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। फॉन्ट का स्टाइल भी हमने देख लिया है। अब आपके लिए होमवर्क है कि फॉन्ट का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको एक बार देखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने आज आपको सिखाया है उनके ऊपर आपको आज काम करना है। ये क्या हो गया मेरे कोड में, इसको हटा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो ये रहा। तो आज आपको बैठना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी मैंने सिखाया है इनको प्रैक्टिस करो। और हाँ, जो भी आपको अलग अलग टाइप के दिखे होंगे कि भैया मैं इतना सारा याद कैसे रख पाऊंगा, देखो दोस्तों, ये आपका डीएसए नहीं है कि आपको सब कुछ रटने की जरूरत है। आप ऑनलाइन टूल की हेल्प ले सकते हो जहां पे भी आपको दिक्कत आई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यहां पे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है, चीजें सिंपल हैं, बस उनको एक बार बैक ऑफ द माइंड रख दो कि हाँ आपने ये चीजें देखी है, ये काम कैसे करती हैं। और जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारी चीजें और बेटर होती जाएंगी। तो आज के लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। और अगर आज आप लास्ट तक बने हुए हैं और आपको अगर अच्छे से स्वाद आ चुका है तो कमेंट कर दो कि भैया बेस्ट लेक्चर ऑफ सीएसएस। और इमेज वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको चमका है अच्छे से, क्योंकि आज हमने ये भी जाना कि पिक्सल क्या होता है, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। आप ऑनलाइन जाके देख लो, बहुत मिसकंसेप्शन है। तो हमने वो भी क्लियर करी। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।